आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में कक्षा 10वीं के विज्ञान के लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसको हम बताने वाले हैं। अगर आप लोग लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो समझिए आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग को देखा जा रहा है कि बार बार आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने यह बताया है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, और जितना ही अच्छे ढंग से आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका रिजल्ट भी काफी शानदार आएगा। और देखिए, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव ही याद करते हैं, वे सभी सब्जेक्ट को एक समान रूप से और हर एक क्वेश्चन को एक समान रूप से देखते हैं। तो आज से हम आगाज कर चुके हैं, आज से हम शुरुआत कर चुके हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जो इंपोर्टेंट है। और इसके पहले आपको बता दें कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, फटाफट से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये आप पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब यह परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है और हम लोग का समय जो है अब काफी नजदीक आ चुका है। सो हम लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्लास की शुरुआत करते हैं और काफी शानदार हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, और इसी तरीके के आज की इस क्लास में बता दें कि 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव, केवल विज्ञान से। समझ सकते हैं कि काफी जबरदस्त आज का क्लास होगा। तो एक बार आप लोग सभी लोग सही बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। IMP है, ये इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। ये अक्सर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि पेंट करने से लोहे की पदार्थ का ऊपरी भाग जो होता है वह छिप जाता है। ओके, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोग लोहे की वस्तु को बचा सकते हैं, यानी कि लोहे के वस्तु को इसलिए ही पेंट किया जाता है ताकि उस पे जंग न लगे। आप देखते हैं कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो काफी चमकदार लोहे की वस्तु को खरीद कर लेकर के आते हैं, लेकिन जब वो वायु या नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पे जंग लग जाता है, यानी कि वह क्या हो जाता है, वह संक्षारित होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो उस पे एक पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस पे जंग नहीं लगता है, यानी कि वायु और नमी का संपर्क टूट जाता है। तो आपको इतना सारी चीजें लिखना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न आपका 2 अंक का पूछा जाएगा, यानी कि 2 नंबर में यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, और लगातार आप क्लास देखिए, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी जबरदस्त होगी, वो ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो, दोनों प्रकार की। चलिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल एवं वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सो आपको लिखना क्या है, लिखना है कि तेल व वाष्पयुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वाष्पयुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसमें उपचयन की जो क्रिया हो न हो, यानी कि वह खराब न हो। ओके, आप देखे होंगे कि चिप्स हो गई या कोई भी आप कुरकुरे वगैरह जब आप खाते हैं, उसमें देखते हैं कुरकुरे या चिप्स बड़ा कम रहता है, लेकिन उसमें हवा ज्यादा रहता है, क्योंकि वह तैलीय पदार्थ होते हैं। और तैलीय पदार्थ को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं नाइट्रोजन को। इसलिए नाइट्रोजन गैस से उसे प्रभावित किया जाता है, यानी कि उसको बचाया जाता है ताकि दिक्कत ना हो और आसानी से मतलब वो हम लोग को मतलब काफी लंबे समय तक उसे हम बचा सके। ओके, यहां तक क्लियर हो गए। आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब जगह ये अब हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि इसका पीडीएफ पूरा संपूर्ण चैप्टर का हम बना चुके हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। उसको लेना है आपको डायरेक्ट पूरा एकदम पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पे, तो उसके लिए क्या करना है हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोहे की कील यानी कि Fe को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो वह विलयन भूरा रंग
कर देता है, यानी कि वो विलयन जो है वो भूरा रंग का हो जाता है। ओके, आगे देखिएगा, भूरा रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गई लोहा यानी कि आयरन हो गया। ये कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 में इसे हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया जब इसमें होता है तो ये क्या करता है कि जो Fe है वो Cu को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब क्या हो गया, उसे हटा देता है और हटाने के बाद से खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि अब बन जाता है FeSO4 प्लस Cu। ओके, क्या बन जाता है, FeSO4 और Cu बन जाता है। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है और इसे देखिए हर हाल में आपको जो है याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये अक्सर देखे होंगे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक उठाए होंगे ना, तो क्वेश्चन बैंक में जो है उसमें भी ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बार बार ये आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए आप लोग क्वेश्चन बैंक अभी से ही खरीद लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम यानी कि पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। और जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन रहता है वो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर रहता है, यानी कि क्वेश्चन रहता है जिससे अंदाजा लगता है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं या जो हमको पढ़ाया गया हम कितना तक सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हर एक ईयर का जो है यानी कि हर एक साल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे तो हमारे द्वारा सब चीज पढ़ाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका कारण क्या होता है। देखिए यदि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या जम जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत। ये परत गलती लिखा है, परत ऐसा लिखा था, ठीक है ना, परत, ठीक है ना, परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध का मतलब रुकावट उत्पन्न करती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल किया जाता है, यानी कि उसको रगड़ा जाता है, घिसा जाता है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। इसे लिख देने से आपका पूरा अंक जो है आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आपको बता ही दिए कि आप व्हाट्सएप में भी जुड़े होंगे तो आपको धीरे धीरे ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अगर पीडीएफ ग्रुप में सभी सब्जेक्ट का चाहिए, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, जिस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं इसी फॉर्मेट में, तो भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगला की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देकर के आप समझा दीजिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि एक शक्तिशाली जो है तत्व है किसी दूसरे विलयन के उसके यौगिक से उसका स्थान हटा देता है और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आयरन है, Fe है। Fe क्या किया है, जब कॉपर सल्फेट की विलयन से इसे अभिक्रिया कराया गया है तो यहाँ पे क्या किया है, Cu को हटा दिया, देखिए बाहर हो गया Cu, और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जो पहले CuSO4 था वो बन गया है अब FeSO4 और Cu को बाहर कर दिया है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपने एग्जाम में प्रतिस्थापन की जगह विस्थापन दे दे तो कहेंगे कि सर तो पढ़ाए नहीं है। ऐसा चीज नहीं है। देखिए कुछ ऐसा टॉपिक है, कुछ ऐसा नाम है जो एक दूसरे का मतलब अलग अलग नाम है लेकिन परिभाषा एक ही होता है। जबकि विस्थापन गई जो चाहे प्रति विस्थापन गई तो बात एक ही है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे वही चीज को लिख दिया गया है कि यहाँ पे इस अभिक्रिया में जो है Fe जो है अधिक अभिक्रियाशील है और Cu की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, जिसके कारण क्या किया है, उसको हटा दिया है और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताया था आपको इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से। अगला कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन जब क्रिया होती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जब एक बड़ा यौगिक टूट करके दो छोटे छोटे यौगिकों में परिणत हो जाता है, यानी कि विभक्त हो जाता है, बट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया।
बेजोड़ अपक्रिया कहने का मतलब वैसी रासायनिक अपक्रिया जब इसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पे है KClO3 है और टूटा किसमें है, KCl में और O2 में टूटा है, ठीक है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे भी 2 का इस्तेमाल किया गया है। संतुलित कैसे किया जाता है इसके बारे में हम आपको आगे से वीडियो बना देंगे, एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि वहां से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, केवल संतुलित कैसे किया जाता है। सो यहाँ तक हमने समझ में आया कि वियोजन अपक्रिया कैसे करते हैं। हालांकि काफी सारे बच्चों को याद भी होगा, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको तो पता नहीं है ना, तो बिल्कुल आपको धैर्य बनाए रखना है और आपको सारा चीज पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्रैश कोर्स के भी वीडियो में हमने इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराया था, सारे क्वेश्चन को बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों किया जाता है, पहले तो समझिए कि संतुलित रासायनिक अपक्रिया क्या है, हमने आपको बताया था ना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें उत्पाद और अभिकारक, यानी कि अभिकारक जो होती है और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या बराबर होती है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण को मतलब कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, वह इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो ना ही उसमें किसी तत्व की परमाणु संख्या मतलब कि उसमें ना ही किसी का विनाश होता है और ना ही किसी का उत्पत्ति होता है। सो इसके लिए उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। यही बात लिखा गया है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए यह समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना ही उसमें किसी का विनाश होता है ना ही किसी का उसमें उत्पत्ति होता है। सो इसके नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है आपको रासायनिक समीकरण का ये समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्लियर हो गया। आगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा लाजवाब है कि उष्माक्षेपी जो है एवं उष्माक्षेपी उष्माशोषी यह अभिक्रिया क्या है, इसका अर्थ आप लोग समझा दीजिए। सो आएगा एग्जाम में तो आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, आपको लिखना होगा यहाँ पे उष्माक्षेपी के बारे में। तो क्या लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा निकलती है उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि वैसी अभिक्रिया हो जिसमें क्या निकले, उष्मा निकले, उष्मा ऊर्जा बाहर निकले, उसे कहते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मीथेन की जब दहन कराया जाता है तो यह एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि यह उष्मा बाहर निकलता है। कैसे देख सकते हैं, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। जब इससे अभिक्रिया कराया गया ऑक्सीजन से तो यहाँ पे CO2 H2O और यहाँ पे ऊर्जा जो है बाहर निकला हुआ है। कितने कैलोरी में निकला हुआ है आप यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं, ऊर्जा कितनी मात्रा में निकला हुआ है, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्पन्न हो, यानी उष्मा जिसमें उत्पन्न हो उसे कहते हैं उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा का अवशोषण उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे हम लोग उष्माशोषी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग CaCO3 है, जब इसे हम लोग उष्मा देंगे, क्या देंगे, उष्मा देंगे, यानी कि जब इसे हम हिट देंगे CaCO3 को, जब हम यहाँ पे इसे हिट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये बढ़ जाएगा CaO और CO2 में। किसमें बढ़ जाएगा, CaO और CO2 में बढ़ जाएगा, और इसे ही हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर हो गया। तो आएगा तो क्या आप इसे छोड़िएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और आप लोगों को एक एक प्रश्न का जवाब देना है। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किया ना यार, लाइक कर दो एक वीडियो को, तो इस लाइक करो फटाफट से बिल्कुल, और दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे से वीडियो मिलेगा। और जानते हैं सबसे जबरदस्त चैनल है, आपकी तैयारी सबसे जबरदस्त तरीके से कराई जाती है यहाँ पे, बिल्कुल। अगला जो है आगे है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय होता है, तो इसी अभिलेय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, जब दो विलयन हो, जब उसे हम लोग आपस में मिलाएंगे तो उनकी अभिक्रिया से श्वेत रंग का पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो जल में क्या होता है, अभिलेय होता है, यानी कि वो घुलता नहीं, और इसी अभिलेय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है और उससे ही हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
यानी कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहां पे है Na2SO4, जब हम इसे बेरियम क्लोराइड से यानी कि BaCl2 से जब अभिक्रिया करा है तो बेरियम सल्फेट और NaCl प्राप्त हुआ है, और यहां पे जो है हम लोग का जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ है वो है BaSO4। ठीक है ना। चलिए तो आएगा इसे तो आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम आपको शानदार तरीके से इसको इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को ऊष्मक्षेपीय क्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त ये आपका क्वेश्चन है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना। ये नहीं कि सारा का सारा क्वेश्चन तो हम आपको इंपोर्टेंट बता ही रहे हैं, इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन फालतू नहीं होता है, मतलब कि जो एग्जाम में ना आए उसको पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में टकराए, एग्जाम में आए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है या हमें ऊर्जा चाहिए, ये सबको मतलब मान लीजिए कि आपको जीवित रहना तो कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए ना आपके शरीर में। बिल्कुल, यह ऊर्जा यानी कि यह एनर्जी हमें कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। भोजन से मिलती है, जब हम भोजन खाते हैं एनर्जी मिलती है, जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। जब हम खाते हैं हमारे मुंह में लार उत्पन्न होता है, यानी कि उसको हम चबाते हैं तो लार उत्पन्न होता है, लार उत्पन्न होता है, फिर उसे अंदर लेते हैं। ठीक ना। अब ये क्या होता है कि सरल पदार्थ में टूट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करते हैं और ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। क्या प्रदान कर देते हैं, ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन की श्वसन को ऊष्मक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि ऊष्मक्षेपी किसे कहते हैं। तो ऊष्मक्षेपी तो हमने आपको बताया कि जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। अब कह रहा है कि श्वसन को तब ऊष्मक्षेपी क्यों कहते हैं। तब ध्यान दीजिएगा, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हम लोग को भोजन से प्राप्त होती है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो पचित होता है, ये सरल जो है यह सरल पदार्थों में टूट जाता है ना, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो क्या होती है, अब ये क्या करते हैं, इससे हम लोग को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, और यह जो ग्लूकोज होती है यह ऑक्सीजन से संयोग करता है। जब ऑक्सीजन से ग्लूकोज संयोग करता है तो हम लोग को एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, हम लोग को शक्ति मिल जाती है ना। तो ठीक ना। तो जब ये ऊर्जा मिल जाती है, जब ऊर्जा प्रदान करती है, तो जब ऊर्जा प्रदान करेगी यानी कि ऊर्जा बाहर निकलेगा, तो हम कह सकते हैं ना कि श्वसन एक प्रकार की ऊष्मक्षेपी क्रिया है। बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे इसका समीकरण जो है लिखा गया है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को लिखते समय आप लोग समीकरण उसका जरूर डिस्कस कीजिएगा, जिससे बेहतरीन होगा। जैसे कि C6H12O6 एक ग्लूकोज का है, ऑक्सीजन से जब से संयोग करेगा तो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। कैसे, CO2 और H2 में, उसके बाद हम लोग को ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ग्लूकोज जो है वो चूंकि अभिक्रिया करता है, ग्लूकोज है श्वसन से अभिक्रिया करता है, जिससे हम लोग को ऊष्मा निकलती है, और इसे हम लोग ऊष्मक्षेपी क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा कि अपघटन या वियोजन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं। क्या होता है, एक बड़े यौगिक यानी कि बड़े एक पदार्थ को टूटने से दो छोटे छोटे पदार्थ बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक से बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे AgCl है। जब यह सूर्य के प्रकाश लेगा तो क्या होगा, यह Ag और Cl2 में विभक्त हो जाएगा, जो कि ये पहले वाले से यानी कि AgCl से यह भिन्न है ना, दोनों अलग अलग है। तो ये दोनों छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। क्या कहते, माफ कीजिए, लाइट कट जाने के कारण इसके आगे का प्रश्न अगले वीडियो में बताया जाएगा, तो आप अगले वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ जाइए, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए और शानदार तैयारी कीजिए।